नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एचएस के स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में अंग्रेजों का आगमन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत में डचों का आगमन, डचों ने कैसे अपनी फैक्ट्रियां भारत में लगाई, वो सारी चीजें हमने पढ़ी और उनके पतन का कारण पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेजों ने हमारे देश में सबसे ज्यादा राज किया, सभी को पता है। इन्होंने व्यापार भी किया, इन्होंने हमारे देश में राज भी किया। अब इनकी कंपनी की शुरुआत कहां से होती है? सन 1600 ईस्वी में। सन 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में कौन था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। वहां की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। और भारत का शासक कौन था तब? भारत में किसका शासन था? भारत में अकबर का शासन था। भारत में अकबर का शासन था। ये महारानी एलिजाबेथ का, ये जो है अकबर क्या थे? महारानी एलिजाबेथ का अकबर जो था, महारानी इसके क्या था? इसके समकालीन था। जब महारानी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड में, ब्रिटेन की महारानी, तब यहाँ पर भारत का शासक कौन था? भारत का जो मुगल शासक, तब मुगल शासन चलता था। मुगल शासक कौन था? अकबर था भारत। अब महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया? महारानी एलिजाबेथ ने सन 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की। एक कंपनी की स्थापना की इस कंपनी का नाम है द गवर्नर एंड मर्चेंट्स। द गवर्नर एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया। तब महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया? एक कंपनी की स्थापना की, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया। इस कंपनी को उसने एक आज्ञा पत्र दिया। 15 वर्षों, इसमें लिखा था कि 15 वर्षों तक व्यापार का अधिकार दिया गया। इसके तहत इस कंपनी को 15 वर्षों तक व्यापार का अधिकार दिया गया भारत में। अब ये जो कंपनी थी, ये कंपनी जो थी एक निजी कंपनी थी। इसमें महारानी एलिजाबेथ के भी कुछ शेयर लगे हुए थे। और इस कंपनी को क्या किया गया? इसको जो वो किया गया, इसमें 24 सदस्य के इसमें क्या था? 24 सदस्य का एक निर्देशन मंडल था जो इसका संचालन करता था। निर्देशक मंडल क्या करता था? इसका संचालन करता था। अंग्रेजों का आगमन कहां से होता है? हम एक बार मैं संक्षिप्त में फिर से पढ़ाऊंगा। अंग्रेजों का आगमन जो होता है सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ होती है, वहां की एलिजाबेथ प्रथम। और भी महारानी हुई होगी एलिजाबेथ। जो इंग्लैंड की महारानी होती है वो एलिजाबेथ प्रथम होती है। वो एक कंपनी का निर्माण करती है। इस कंपनी का नाम है द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी। तब कौन होता है? तब भारत में किसका शासन रहता है? अकबर का शासन। ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन था? अकबर था। और ये कंपनी एक निजी कंपनी जिसमें महारानी एलिजाबेथ प्रथम के भी कुछ शेयर लगे हुए थे। इस कंपनी का निर्देशन करने के लिए 24 सदस्यीय निर्देशन मंडल रखा गया, ठीक है, इसके संचालन के लिए। और सबसे पहले इस कंपनी को जो दिया गया अधिकार पत्र, जो आज्ञा पत्र दिया गया, वो 15 वर्षों तक के व्यापार का इसको अधिकार दिया गया। इसको साफ कर रहा हूं। इस कंपनी का नाम हम वैसे पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम बाद में पड़ता है। इस कंपनी का नाम पहले द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडिया था। अब हम पढ़ेंगे कि 1605
1603 में क्या होता है, यहाँ पर इंग्लैंड में क्या होता है, एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और वहीं दूसरी घटना 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ की जो राजगद्दी संभालता है चार्ल्स प्रथम, यहाँ का राजा बनता है चार्ल्स प्रथम, इंग्लैंड का राजा चार्ल्स प्रथम। और अकबर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह कौन, मुगल गद्दी जहांगीर संभालता है, जहांगीर संभालता है। अब ये जो चार्ल्स प्रथम था, ये चार्ल्स प्रथम क्या करता है, ये क्या करता है, ये इस अंग्रेजों की नीति अन्य कंपनियों से अलग थी। जैसे डच आए, डच ने भी क्या किया, युद्ध किए। जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगालियों ने जो अरब व्यापारी थे उनको खदेड़ दिया वहां से और अपनी लूटपाट की नीति हिंद महासागर में चलाई, हमने देखा। और उसके बाद डच आए, डचों ने क्या किया, डचों ने पुर्तगालियों से युद्ध किया। लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध नहीं किया। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने वहां के लोकल राजाओं के दरबार में अपने राजदूत भेज के उनसे परमिशन ली व्यापार करने की। अब इसी सिलसिले में ब्रिटेन के राजा जो जेम्स प्रथम थे, इसी सिलसिले में जो जेम्स प्रथम थे ब्रिटेन के राजा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सन 1608 में एक राजदूत भेजा अपना राजदूत कहां भेजा, राजदूत कैप्टन हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति था। कैप्टन हॉकिंस नाम का एक राजदूत भेजा जहांगीर के दरबार में, मुगल दरबार में भेजा ये जहांगीर के दरबार में। तब वहां का राजा कौन था, जहांगीर था। जहांगीर के दरबार में भेजा और ये अकबर के नाम का पत्र लेके आया था। अकबर के नाम का पत्र लेके आया था। अब हम देखेंगे जो कैप्टन हॉकिंस, जेम्स प्रथम ने एक मुगल बादशाह के दरबार में अकबर के नाम का, तब क्या था, जब स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब भारत का बादशाह कौन था, मुगल बादशाह अकबर था। तो उस टाइम पे पता नहीं लग पाया उनको कि इतना कम्युनिकेशन नहीं था, तो उन्होंने अकबर के नाम का पत्र भेजा। अकबर की तो मृत्यु हो गई थी 1605 में, लेकिन अकबर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस जो है राजदूत बन के आया। तब जहांगीर वहां के शासक थे, जहांगीर के दरबार में आया। तो ये जो कैप्टन है, ये कैप्टन जो है ये आया एक हेक्टर नामक जहाज से। इसको देखिए, ये जिस जहाज से आया उस जहाज का नाम था हेक्टर। जहाज का भी पूछा जाता है कभी कभी, जहाज का क्या नाम था, हेक्टर जहाज से भारत आया। और इसकी और दूसरी खासियत क्या थी, तुर्की, फारसी, अंग्रेज था, अंग्रेजी भाषा का ज्ञाता था। ये तुर्की भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और फारसी भाषा में क्या कर सकता था, संवाद कर सकता था। ये जब जहांगीर के दरबार में आया तो इसने तुर्की में संवाद किया। तुर्की में संवाद करने के चलते इसे जहांगीर ने क्या दिया, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को क्या दिया, 400 का मनसब। 400 का मनसब। और इसे लेने वाले, ये जो मनसब है, ये मनसब क्या है, मनसब जो है ये अगर राजा अकबर, जब मुगल बादशाह अकबर ने चलाया था कि अगर उनके दरबार में कोई आता तो मनसब का मतलब है कि या तो उसको कुछ जागीर देते थे, एक उपाधि थी। ये 400 का मनसब एक उपाधि थी। ये जो मनसब है उपाधि थी, इसको लेने वाला जो था मनसबदार होता था। और इसके बदले क्या दिया जाता, या तो उसे पैसा या जागीर या कुछ गिफ्ट दिया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, जहांगीर ने इसे 400 मनसब दिए। ठीक है, 400 मनसब दिए। इस मनसबदारी के बदले में क्या किया, जो हॉकिंस था, हॉकिंस क्या था, हॉकिंस 3 वर्षों तक भारत में रहा। 3 वर्षों तक भारत में रहा। और इसने क्या किया, इसने जहांगीर के दरबार में रहा 3 वर्षों तक। और इसने क्या किया, ये किस चीज का ज्ञाता था,
तुर्की और फारसी का क्या था, तो ये तुर्की और फारसी संवाद में उनका क्या करता था, मदद करता था, जो कैप्टन हॉकिंस था। अब कैप्टन हॉकिंस ने अपने लिए क्या किया, कैप्टन हॉकिंस ने, इसको मैं साफ कर रहा हूं, कैप्टन हॉकिंस जो कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया 1608 में, कैप्टन हॉकिंस क्या है 1608 में जब ये भारत आया था तब इसने क्या किया, इसने भारत में सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी। सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी, जहांगीर से, मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति ली और इसे अनुमति मिल गई। ठीक है, अनुमति मिल गई और सूरत में फैक्ट्री इसका काम स्टार्ट हो गया। अनुमति मिली तो 1608 में फैक्ट्री का, लेकिन वहां पर क्या थे, पुर्तगाली और डच पहले से व्यापार कर रहे, तो उसने विरोध किया। इस विरोध के चलते जहांगीर ने क्या किया, ये जो अनुमति थी इसे वापस ले लिया, इसे फैक्ट्री नहीं लगाने दिया। और ये फिर भी उसके बाद 1612 तक ये जो था, 1612 में दोबारा से एक बार अनुमति मिली, उसके बाद अनुमति छीन ली गई। लेकिन 1600 इसके बीच में 1611 में क्या होता है, 1611 में मसूलीपट्टनम में ये अपना एक फैक्ट्री लगाते हैं, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाते हैं, मसूलीपट्टनम में ये अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। और 1612 में दोबारा इन्हें अनुमति मिल जाती है सूरत में फैक्ट्री की अनुमति मिलती है और क्या करते हैं 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं, सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं। अब इसको मैं मानचित्र के माध्यम से समझाऊंगा आपको। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होता है कि एक कैप्टन हॉकिंस नाम का अंग्रेज जो होता है हेक्टर जहाज से भारत आता है जहांगीर के दरबार में, अकबर के नाम का पत्र लेके आता है, क्योंकि जहांगीर से पहले कौन था, 1605 में उसकी मृत्यु हुई थी, कौन था, अकबर था। अकबर के दरबार में आता है, अकबर के दरबार में आने के बाद वो उनसे क्या लेता है, ये बहुत जो हॉकिंस होता है तुर्की फारसी भाषा का द्विभाषी, मतलब इसको ज्ञान होता है। इस ज्ञान के पे ये 400 का मनसब की उपाधि से प्राप्त होती है जहांगीर दरबार। और ये 1608 में क्या होता है, उससे परमिशन ले लेता है जहांगीर से कि सूरत में फैक्ट्री लगाने की, लेकिन ये जो परमिशन, इसे अनुमति मिली थी, अनुमति वापस ले ली जाती है। और ये 3 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रहता है। और उसके बाद ये 1612 में दोबारा इसे सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त होती है। और ये 1613 में इनकी फैक्ट्री लगती है। और इनकी सबसे जो पहली फैक्ट्री थी, अब कंफ्यूजन ये होता है कि इनकी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ, इनकी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगी। 1608 में उसका काम स्टार्ट हो गया था, लेकिन इन्होंने 1611 में यहाँ मसूलीपट्टनम में 1611 में मसूलीपट्टनम में जो मटनम में फैक्ट्री लगाई। सबसे पहले 1608 में यहां पर फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। 1608 में यहां पर सूरत में 1608 में शुरू होगी, बाद में वो बंद हो गया था, लेकिन सबसे पहली जो इनकी फैक्ट्री लगी है 1608 में सूरत में मानी जाती है। अगर जो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे पहली फैक्ट्री कहां स्टार्ट
इन्होंने शुभारंभ किया मसूलीपट्टनम में 1611, और ये फैक्ट्री 1613 में यहाँ पर फिर दोबारा 12 में इसको परमिशन मिली, 13 में ये फैक्ट्री यहाँ पर बन गई। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो एक तो अंग्रेज थे यहाँ पर मद्रास, और दूसरा मुंबई, और चौथा बंगाल एरिया। अंग्रेजों ने क्या किया, मुंबई और मद्रास। अंग्रेजों ने हमारे देश में राज करने के लिए इन तीनों प्रेसिडेंसी का ही यूज किया, क्योंकि तीनों प्रेसिडेंट, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल से तो उन्होंने बाद में हमारे देश को, पूरा देश पर राज किया। बंगाल से ही हमारे देश को उन्होंने गुलाम बनाया। लेकिन जो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या था, उन्होंने सबसे पहले मद्रास, अब हम पढ़ रहे हैं कि सूरत में उन्होंने फैक्ट्री लगाई, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले मद्रास की। अब घटना क्या होती है, 1613 में क्या होती है, सूरत में इनकी फैक्ट्री लग जाती है। 1613 में फैक्ट्री लग जाती है, लेकिन 1615 में जेम्स क्या करते हैं, 1615 में एक और दूसरे, एक सर थॉमस रो नाम के, थॉमस रो नाम के अंग्रेज को दोबारा से मुगल बादशाह के पास भेजते हैं, जहांगीर के दरबार में। अब ये क्या है, जहांगीर के दरबार में भेजते हैं, सॉरी, जहांगीर के दरबार में एक और राजदूत उनका आता है। पहले कौन थे, पहले कैप्टन हॉकिंस आए थे 1608, उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो को भेजा जाता है जहांगीर के दरबार में। ये क्या होता है, मुगल साम्राज्य, जो कैप्टन हॉकिंस थे उन्होंने केवल सूरत में व्यापार की अनुमति दी थी, लेकिन ये जो सर थॉमस रो आते हैं, थॉमस रो जो आता है, ये क्या करता है, मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति लेता है। मुगल साम्राज्य, पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति लेता है। पूरे व्यापार की अनुमति ले लेता है, और बहुत सारी मुगल साम्राज्य में बहुत सारी कोठियां लगाने की अनुमति से मिल जाती है, और व्यापार में इसे बहुत सारे छूट भी मिलते हैं। व्यापार में छूट मिलने की परमिशन भी ये मुगल बादशाह के दरबार में ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, 1600, इसको मैं साफ कर देता हूं यहाँ पर। उसके बाद 1632 में पहली घटना जो होती है, 1632 में गोलकुंडा, तो गोलकुंडा का शासक होता है, गोलकुंडा का शासक इनको एक सुनहरा फरमान देता है। इसमें क्या होता है, सुनहरे फरमान में, इसमें जो गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे, उन कर मुक्त व्यापार करने का वार्षिक 500 पैगोडा, गोलकुंडा का शासक 1632 में अंग्रेजों को क्या देता है, एक सुनहरा फरमान जारी करता है, जिसमें क्या होता है, वार्षिक 500 पैगोडा लेके वो गोलकुंडा में कर मुक्त व्यापार करने की उनको अनुमति देता है। 500 पैगोडा किसने चलाए थे, डचों। ये एक करेंसी है, इसमें सोने के सिक्के रहते हैं। इन्होंने एक टकसाल लगाया था अपना पुलिकट में, हमने कल पढ़ा था, पुलिकट में डचों ने अपनी एक टकसाल लगाई थी जहां वो पैगोडा छापते थे। ये क्या है, पैगोडा, सोने के सिक्के। और ये क्या किया, गोलकुंडा के शासक ने 500 पैगोडा में उनको फरमान जारी कर दिया कि गोलकुंडा में क्या कर सकते हैं, गोलकुंडा में अपना व्यापार, कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। वो वार्षिक केवल उन्हें कितना देना होता था, 500 पैगोडा देना होता था। ठीक है, उसके बाद जब इनका, अब हम आते हैं बंगाल पे 1639 में। 1639 में क्या होता है, 1639 में चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास इनको क्या मिलता है,
मद्रास पट्टे पे मिलता है। अंग्रेजों को सबसे पहले क्या है, 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेजों को समझने के लिए इन तीनों को समझना पड़ेगा हमें, मद्रास, मुंबई और बंगाल। उसके बाद हम आगे जाके पूछेंगे कि बंगाल से उन्होंने बाद में कैसे भारत को गुलाम बनाया, वो चीजें हम बाद में। अभी इनका आगमन है, शुरुआत में आगमन है, फैक्ट्री लगाई, इन्होंने कुछ अलग तरीका अपनाया। इन्होंने कैप्टन हॉकिंस को भेजा मुगल दरबार में, यहाँ के राजाओं के दरबार में राजदूत भेज के वो संधियां कर रहे थे, उनसे परमिशन ले रहे थे। और सबसे पहले मुगल दरबार यहाँ पर दिल्ली में जो होता था, यहाँ पर क्या था, मुगल शासन होता था। मुगल शासक कौन हुआ करता था, पहले अकबर था। जब रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन अकबर था, उसके बाद जहांगीर बना। जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज आए, एक कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज आया और दूसरा कौन सा अंग्रेज आया, सर थॉमस रो। इन दोनों ने क्या किया, परमिशन ली अपने, इन्होंने दोनों ने परमिशन ली व्यापार की। 1613 में क्या हुई, सूरत में फैक्ट्री लगी इनकी, सूरत में व्यापार की परमिशन इन्हें 1600। लेकिन अंग्रेज तब क्या थे, बहुत सारे, तब पुर्तगाली भी यहाँ पर व्यापार करते, डच भी व्यापार, अंग्रेजों को उतना प्रॉफिट। अंग्रेजों ने क्या किया, उसके बाद एक 1615 ईस्वी में क्या भेजा, थॉमस रो भेजा, जिसने पूरे मुगल बादशाह यहाँ पर पूरे भारत में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगवाई और व्यापार में बहुत सारी क्या ये सहूलियत प्राप्त की मुगल बादशाह से। उसके बाद जो घटना होती है 1632 में गोलकुंडा से, गोलकुंडा के शासक क्या देता है इनको, एक सुनहरा फरमान देता है, वार्षिक 500 पैगोडा हमने पढ़ा था, पूली कट से कौन छापते थे, डच से छापते थे, ये सोने के सिक्के हुए करते थे, वार्षिक 500 पैगोडा। और उसके बाद 1639 में चंद्रगिरी के राजा से इन्हें क्या, मद्रास क्या मिलता है, मद्रास पट्टे में मिलता है। और 1639 में मद्रास में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 1639 में किससे मिलता है, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास मिलता है। मद्रास में क्या होता है, मद्रास में फैक्ट्री लगाते हैं, मद्रास में और एक किले का निर्माण कराते हैं ये, एक किला निर्माण कराते हैं वहां पर। मद्रास में इन्होंने अपना पहला किला निर्माण कराया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये चंद्रगिरी के राजा से पट्टे में इन्हें मद्रास मिला। देखो सबसे पहले मद्रास में इन्होंने शुरुआत की, अपना किला कहाँ बनाया, मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज। दक्षिण में व्यापार का केंद्र बनाया इसे, सर इन्होंने क्या बनाया, दक्षिण में इन्होंने व्यापार का केंद्र बनाया। और उसके बाद 1651 में, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मद्रास में इन्होंने क्या किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया मद्रास में। और उसके बाद 1751 में इन्होंने बंगाल में अपना फैक्ट्री लगाई, बंगाल में अपनी फैक्ट्री लगाई। बंगाल में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। बंगाल में कहाँ लगाई, कासिम बाजार, बंगाल में कहा, कासिम बाजार में लगाई फैक्ट्री। और दूसरा पटना में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। पटना में कासिम बाजार में हमने पढ़ा, यहाँ पर पहले से डच अपनी क्या, रेशम की चक्री, जिसमें 3000 से ज्यादा कर्मचारी, कल हमने पढ़ा था इससे पहली क्लास में। कासिम बाजार में ऑलरेडी डच अपना व्यापार कर रहे होते, इन्होंने भी कासिम बाजार में अपनी, बंगाल में 1651 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। और पटना में इन्होंने फैक्ट्री लगाई, पटना में भी पहले से डच है। अब यहाँ पर क्या है, दक्षिण में व्यापार का केंद्र इनको मिल गया सेंट जॉर्ज इन्होंने एक फोर्ट बनाया, किला बनाया, वो इन्हें यहाँ मिल गया। लेकिन अब आती है मुंबई का नंबर। मुंबई का क्या होता है, 1661 ईस्वी में, 1661 में क्या हो रहा था, 1661 ईस्वी में क्या होता है, जो पुर्तगाल और डच का आपस में संघर्ष चल रहा। तो पुर्तगाल और डचों का आपस में क्या चल रहा था, संघर्ष। तो पुर्तगाली कमजोर पड़ रहे थे। तो पुर्तगाल की जो राजकुमारी होती है, पुर्तगाल की राजकुमारी 1661 में, पुर्तगाल की राजकुमारी कौन सी होती, कैथरीन
कैथरीन का विवाह किससे हो जाता है? ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स II से इसका विवाह हो जाता है, कैथरीन का विवाह हो जाता है, ठीक है, विवाह हो जाता है। पुर्तगाल की महारानी, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय हो जाता है, और पुर्तगाल इसे दहेज में क्या दे देता है? दहेज गिफ्ट में क्या देता है? बंबई देता है, बंबई उसे गिफ्ट में दे देता है। अब 1661 में बंबई दे देता है। अब क्या होता है, पुर्तगाल ब्रिटेन का जो राजा होता है वो देखता है कि भारत में ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत के लिए बंबई को किसे देता? 10 पाउंड किराए पे, 10 पाउंड किराए पे वो ये जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे देता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, बंबई तो उसे मिल गया, तो बंबई की जो शहर, बंबई को शहर बनाया वो किसने बनाया था? गेराल्ड ओगियर। बंबई में बंदरगाह और बंबई को एक शहर बनाया, इसे गेराल्ड ओगियर को स्थापना करवाई इसने। मुंबई तो उन्हें दहेज में मिला वहां से, ये एक जगह थी नॉर्मल, फिर वहां पर बंदरगाह बनाया, उसे एक अच्छा शहर बनाया, किसने? गेराल्ड ओगियर ने। अब इनका क्या है, बंबई पर भी इनका अधिकार होने लग गया, बंबई पर भी इनका व्यापार स्टार्ट हो गया। अब देखो, सबसे पहले मद्रास इनको कहां से मिला? चंद्रगिरी के राजा से इनको पट्टे में मिला, जहां पर इन्होंने क्या किया, 39 में, सन 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। उसके बाद कहानी 1661 में क्या होती है, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह क्या होता है? चार्ल्स द्वितीय से होता है, दहेज में मुंबई मिलता है, किसे? ब्रिटेन के राजा को। ब्रिटेन के राजा क्या करते हैं, उसे कंपनी को 10 पाउंड किराए पे देते हैं, 10 पाउंड किराया, ठीक है, 10 पाउंड किराए पे किसे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यहाँ पर कौन? गेराल्ड ओगियर नाम का एक अंग्रेज था, जिसने क्या किया, इस शहर को, इसका विकास किया, इसे व्यापार की दृष्टि से यहाँ पर बंदरगाह स्थापित किए और एक महत्वपूर्ण से केंद्र बनाया। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे वो आगे ईस्ट इंडिया कंपनी, अब आगे 1680 की कहानी, 1661 में मुंबई प्राप्त हुआ, उसके बाद आगे 1680 में भारत में किस मुगल बादशाह कौन हुआ था? 1680 में मुगल बादशाह था औरंगजेब। 1680 में कौन था? मुगल बादशाह औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया, 1.5% का कर लगाया, 1.5% जजिया कर लगाया, जो व्यापार पे इन्होंने क्या लगाया? जजिया कर, यानी ये जजिया कर था गैर मुस्लिम लोगों पर, उसने क्या लगाया, जो मुस्लिम नहीं थे उन पे 1.5 का जजिया कर लगाया व्यापार में। अब क्या था, इन्होंने कासिम बाजार 51 में क्या कर रखा था, 1651 में कासिम बाजार और पटना में अपनी फैक्ट्री यहाँ से। तो मुगल साम्राज्य क्या था, बंगाल एरिया में क्या था, मुगल साम्राज्य का ही आधिपत्य था। तो मुगल साम्राज्य ने अगर यहाँ 1.5% का जजिया कर लगा रखा, तो क्या होता, अंग्रेजों को दिक्कत हो रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल में मुगल सैनिकों से भिड़ंत हो गई, मुगल सैनिकों से भिड़ंत हो गई, यानी लूट मार मचाई वहां पर। जो मुगल सैनिकों से भिड़ंत हुई और उनकी जो भी उन्होंने क्या किया, लूटपाट की नीति अपनाई। यहाँ पर लूटपाट की, जो भी मुगल केंद्र थे सारे उन पे लूट। अब ये बात किसे पता चली, औरंगजेब को। औरंगजेब ने कहा से, मुगल साम्राज्य यहाँ पर बैठा हुआ था दिल्ली में, दिल्ली से क्या हुई, सेना भेजी। तो इनको सारा क्या कर दिया, इन अंग्रेजों को क्या कर दिया, बंगाल से अंग्रेजों के जितने भी केंद्र थे सबसे इनको भगा दिया। यहाँ से उसने क्या किया, बंगाल से सबको भगा के उसे अपना अधिकार देखिए। यहाँ पर ये काम किसने किया, जो भिड़ंत का, सर जॉन चाइल्ड, याद रखना, जॉन चाइल्ड नाम में इसका चाइल्ड है, बाकी इसने काम चाइल्ड वाला नहीं किया। इसने क्या किया,
अंग्रेज मुगल साम्राज्य से इसने भिड़ंत ली। और मुगल साम्राज्य से भिड़ंत के बाद क्या किया औरंगजेब ने, इन्हें भगा दिया यहाँ से। क्या किया, जितने भी इनके मसूलीपट्टनम में और काशी मैदार पटना में इनके जितने भी केंद्र थे, इनको यहाँ से खदेड़ के इनको क्या करना, फुल्टा द्वीप में इन्होंने शरण ली। फुल्टा द्वीप में इन्होंने क्या किया, फुल्टा द्वीप में शरण ली। फुल्टा द्वीप में शरण ली। उसके बाद एक अंग्रेज होता है सर जॉर्ज चरनाक। अब इनको यहां से औरंगजेब ने भगा दिया, तो एक अंग्रेज होता है सर जॉर्ज चरनाक। ये क्या करता है, मुगल औरंगजेब से माफी मांगता है। औरंगजेब से माफी मांगता है। जो चाइल्ड ने गलती की थी उसकी ये माफी मांगता है। और औरंगजेब इन पे क्या लगाता है, 1.5 लाख का जुर्माना लगाता है। 1.5 लाख का जुर्माना लगा के इनको इनके सारे व्यापारिक केंद्र वापस करते हैं। व्यापारिक केंद्र, सारे जितने भी इनके व्यापारिक केंद्र वापस मिल जाते हैं। सारे जितने भी इनके व्यापारिक केंद्र थे वापस मिल जाते हैं। जॉर्ज चरनाक नाम का अंग्रेज क्या मांगता है, माफी मांगता है। माफी मांगने के बदले क्या जाता है, 1.5 लाख का टैक्स इनको जुर्माना पड़ता है। उसके बाद सारी चीज व्यापारिक केंद्र इनको क्या मिल जाते हैं, व्यापारिक केंद्र इनको क्या मिल जाते हैं, अंग्रेजों को क्या मिल जाता है, वो वापस मिल जाते हैं। और उसके बाद ये फिर व्यापार कर रहे हैं सन 1698 में। सन 1698 में क्या होता है, 98 में इनको बंगाल के 3 गांव की जिम्मेदारी मिलती है। ये कौन देता है, ये अजीज मुसान, ये वहां का सूबेदार होता है। ये वहां का बंगाली सूबेदार होता है इस गांव का, अजीज मुसान। इनको 3 गांव की जमींदारी है। जहां गांव कौन से हैं, 3 गांव जो हैं ये हैं सुल्तानती, कालीकत और तीसरा गोविंदपुर। सन 1698 में 3 गांव की जिम्मेदारी इन्हें मिलती है। काली काता बोलते हैं इसको, काली काता। 3 गांव की इनको जिम्मेदारी मिलती है, किसके द्वारा, अजीज मुसान सूबेदार द्वारा, सुल्तानती, काली काता और गोविंदपुर। ये इन 3 गांवों पे ही क्या होता है, जो चरनाक था। कि चरनाक क्या करता है, यहाँ पर जो इन 3 गांवों को मिला के क्या करता है, फोर्ट विलियम की स्थापना करता है। जैसे वहां पर सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज की, यहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना करता है 1700 में। 1798 में 1698 में इनको प्राप्त होते हैं और 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना और कलकत्ता शहर की स्थापना करता है। कलकत्ता शहर की स्थापना, पहले कलकत्ता नहीं था ये, पहले इसको काशी बाजार और बहुत सारे अलग अलग नामों से यहाँ पर पटना बहुत सारी जगह थे। लेकिन जब इन 3 गांवों को मिलाकर इस 3 गांव, कलकत्ता के बड़ा कालीकाता गांव जो था, ये जो सबसे बड़ा गांव था, इसके नाम पर क्या हुआ, 1700 में इन्होंने एक किला बनाया जिसे फोर्ट विलियम नाम दिया गया और इस जगह की एक शहर की स्थापना की जिसका नाम कलकत्ता रह गया। और इसका प्रमुख किसे बनाया गया, चार्ल्स आयर को यहाँ का प्रमुख बनाया गया, जिसके इंचार्ज चार्ल्स आयर को, ये नाम भी याद रहना चाहिए, चार्ल्स आयर।
अब हम चीजें समझेंगे कि कैसे अंग्रेजों की सल्तनत को समझने के लिए तीनों प्रेसिडेंसी पर कैसे इनका अधिकार हुआ। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है, अंग्रेज मद्रास पे व्यापार की अनुमति लेते हैं, किससे, जहांगीर से। उसके बाद सन 1615 ईस्वी में दोबारा से कौन आता है, टॉमस रो नाम का एक व्यक्ति आता है, जो क्या करता है, बहुत सारी जगह पर अपनी फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त करता है। और दूसरा वो भारत में मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति लेता है। और चंद्रगिरी के राजा से सन 1639 में इन्हें क्या 1639 में क्या मिलता है, मद्रास मिलता है। 1639 में किसकी, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना होती है 1639 में, ठीक है, सेंट जॉर्ज। अब मद्रास में इनके दक्षिण में व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गया। उसके बाद कहानी 1661 में पहुंचती है। 1661 में इनको मुंबई प्राप्त कैसे होता है, पुर्तगाल की महारानी कैथरीन से चार्ल्स ड्यूटी की शादी हो जाती है। और ये दहेज में क्या देते हैं, ये ब्रिटेन को मिल जाता है। और ब्रिटेन इसको क्या 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती है। और यहाँ पर क्या होता है, ओगियार नाम का जो व्यक्ति होता है, ठीक है, ओगियार नाम का जो अंग्रेज होता है, वो इसकी स्थापना करता है, यहाँ इसको एक मुंबई शहर बनाता है। और मुंबई शहर पर भी क्या हो जाता है, उनका अधिकार हो जाता है। और ये यहाँ से भी इनको व्यापार, अभी ये अपना राज नहीं कर रहा, अभी व्यापारिक फैक्ट्रियां बसा रहे। मद्रास में व्यापारिक केंद्र होता है, मुंबई में, बंबई में व्यापारिक। अब कहानी बंगाल में पहुंचती है। बंगाल में कहाँ पहुंचती है, बंगाल में पहले इन्होंने क्या की, फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद बंगाल में ये क्या करते हैं, बंगाल में ये जब औरंगजेब आता, औरंगजेब इन पे जो गैर अंग्रेज थे जजिया कर लगाता है 1% का। ये उससे परेशान होकर क्या करते हैं, वहां के मुगल सैनिकों से युद्ध करते हैं और मुगल जो भी केंद्र थे उनमें लूटपाट। औरंगजेब इनको भगा के फुल्टा द्वीप पर पहुंचा देता है। फुल्टा द्वीप से जॉर्ज चरनाक नाम का एक अंग्रेज दोबारा माफी मांग के अपने सारे केंद्रों को मसूलीपट्टनम, बंगाल में पटना में जितने भी व्यापारिक केंद्र थे उन्हें वापस ले लेता है। उसके बाद वो मुगल अंग्रेज क्या है, पूरे जब तक रहे सीधे तौर पर वो कभी मुगल शासकों से युद्ध उन्होंने नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1698 में 3 गांव की जमींदारी इन्हें मिलती है। अजीज मुसान सूबेदार होता है वहां का। ये गांव है सुल्तानती, ये बहुत इंपॉर्टेंट गांव है, सुल्तानती, कालीकाता और गोविंदपुर। इन 3 गांवों को, और जॉर्ज चरनाक क्या करता है, वहां पर फोर्ट विलियम की स्थापना करता है 1700 में। और एक कलकत्ता शहर की स्थापना, और इसका प्रमुख किसे बनाता है, चार्ल्स आयर को बनाता है। और 1760 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और 1713 में कौन बनता है शासक, मुगल बादशाह कौन बनता है, मुगल शासक बनता है फर्रुखसियर। ये जो फर्रुखसियर बनता है, ये फर्रुखसियर क्या था, बहुत कमजोर शासक था। तो इसके टाइम पे क्या होता है, इसके टाइम पे अंग्रेजों ने क्या हुआ, व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया, बहुत सारी चीजों को अधिकार प्राप्त किया इस फर्रुखसियर के टाइम पे। औरंगजेब के टाइम पे क्या था, उन्होंने कोशिश की लेकिन औरंगजेब ने क्या, उन्हें खदेड़ दिया था। ये फर्रुखसियर बहुत कमजोर था। तो इसके क्या होता है, 1713 में जब ये शासक बनता है, जॉन सरमन की अध्यक्ष सरमन कमीशन, इस कमीशन में एक होता है डॉक्टर हैमिल्टन से याद रखना। सर जॉन कमीशन आता है, सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में कमीशन आता है, जिसमें क्या होता है, डॉक्टर हैमिल्टन भी होता है। अब क्या होता है, फर्रुखसियर एक बीमारी से प्रताड़ित होता है, मतलब एक बीमारी होगी, बीमारी से ग्रसित होता है, बीमारी से ग्रसित है। डॉक्टर हैमिल्टन क्या करते हैं,
उसका इलाज कर देता है। इसके बदले में जब सॉल्व सर्जन कमीशन आए, जब ये क्या करता है, डॉक्टर हैमिल्टन इस बीमारी से ग्रसित रहे, एक बीमारी से ग्रसित रहता है जिसका इलाज नहीं हो रहा था। ये डॉक्टर होता है हैमिल्टन, सर्जन होता है, ये इसकी सर्जरी करता है और इसे फर्रुखसियर को उस बीमारी से निजात देता है। तो इसके बदले में ये क्या देता है, इसके बदले में ये इसने क्या दिया, नंबर 1 दिया, बंगाल में 3000 वार्षिक कर, 3000 वार्षिक कर में क्या दे दिया, व्यापार का एकाधिकार दे दिया, कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। 3000 वार्षिक कर में, सालाना 3000 वार्षिक कर में कर मुक्त व्यापार का अधिकार देगी। दूसरा सूरत में, सेम सूरत में उनका व्यापार ज्यादा था, 10,000 वार्षिक कर। और तीसरा मुंबई में, मुंबई बोला जाता था उस टाइम पे, बंबई में छप रहे मुद्रा, जो मुद्रा को, जो बंबई में छप रही जो मुद्रा था, उनको मान्यता देगी। उनको क्या मिली, मान्यता मिली। और एक कलकत्ता में जमीन किराए पर, कलकत्ता में जमीन किराए पर लेने की अनुमति मिली, किराए पर। देखो यहां से क्या होता है, ये जो चीजें, ये अधिकार दिए गए, क्या था, हैमिल्टन ने उसका इलाज किया तो उसने फर्रुखसियर ने उनको क्या क्या दे दिया। देखो फर्रुखसियर ने क्या दिया, बंगाल में 3000 वार्षिक कर में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया, सूरत में 10,000 वार्षिक कर में कर मुक्त व्यापार। जो इनके बंबई में जो टकसाल इन्होंने एक लगा रखी थी, बंबई में जब इनको ये बंबई मिला, बंबई में इन्होंने एक मुद्रा टकसाल लगा थी, तांबे और चांदी के सिक्के छापते थे, ठीक है। बंबई में क्या करते थे, बंबई में ये इनके जो टकसाल, तांबे व चांदी के सिक्के, जो छापते थे, इन्हें मुगल साम्राज्य में पूरी मान्यता मिली। मतलब मुगल पूरे भारत में चलाने की इनको मान्यता मिली, कलकत्ता की जमीन किराए लेने की अनुमति मिल गई। ये 4 चीजें उन्हें प्राप्त हो गई। तो इस 4 को क्या किया है, इसको साहित्यकार ओम्स ने, इन 4 चीजों को साहित्यकार, एक साहित्यकार होता है ओम्स, इसने क्या किया, कंपनी का मैग्ना कार्टा का है, मैग्ना कार्टा इसे कहा गया, मैग्ना कार्टा गया। इन 4 अधिकार, ये चार अधिकार दिए गए मैग्ना कार्टा, या इसे क्या बोला जाता है, महाधिकार, हिंदी में इसे महाधिकार, कंपनी का महाधिकार मिला, महाधिकार मिला उसे, ओम्स द्वारा हो गया कि कंपनी का मैग्ना कार्टा इसे कहा गया। इस तरह से क्या हुआ, कंपनी को क्या हुआ, फर्रुखसियर के राज में कंपनी को क्या हुआ, भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिला। धीरे धीरे इन्होंने एकाधिकार, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल से ही अपनी शुरुआत की। बंगाल से इन्होंने पलाशी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा, और भारत में धीरे धीरे अपना दबदबा बनाना, जितने भी साम्राज्य थे उनको अपने कब्जे में लेके दबदबा बनाना शुरू किया। उसको हम अंग्रेजों के विस्तार में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते कि जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का नाम शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये तो 1833 के अधिनियम से इस कंपनी का नाम क्या पड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। अब हम एक चीज पढ़ लेते हैं, सबसे पहले जब ये कंपनी जो ये कंपनी आई थी,
इस कंपनी का जो नाम था 1600 में, द गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया। ये कंपनी कब आई थी? 1600 में भारत, 1600 में आई थी। इस कंपनी का नाम था, इस कंपनी द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया। इस कंपनी के बाद एक दूसरी कंपनी आती है जो इनकी अंग्रेजी कंपनी, इसका नाम होता है न्यू कंपनी। ये भी भारत में व्यापार करेगी। उसके बाद विलियम तृतीय की एक कंपनी आती है, विलियम तृतीय की एक कंपनी आती है। अब सन 1708 में क्या होता है? 1708 में, सन 1708 में क्या होता है? सन 1708 में ये जो तीनों कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती है, ये एक कंपनी हो जाती है। इसका नाम होता है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट, इस कंपनी का नाम क्या हो जाता है? द 1600 में क्या थी? द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम रहता है शुरुआत में। बाद में क्या होता है? 1608 में तीन कंपनियां आती है, इनको मर्ज, पहले 15 साल के लिए इसको एक अधिकार प्राप्त था। बाद में 2 कंपनियां और आती है, इन सबको मर्ज करके हिंदुस्तान में क्या कर दिया जाता है? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, इसका नाम रख दिया जाता है। और सन 1833 के अधिनियम से, सन 1833 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत इसे क्या कहा जाता है? ईस्ट इंडिया, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। इसका शॉर्टकट के लिए हम शुरू से ही इसको क्या पढ़ रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रहे हैं पिछले क्लासेस में, लेकिन इसका नाम ईस्ट इंडिया, क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम कब रखा है, किस अधिनियम के तहत रखा? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो अंग्रेजी कंपनी थी, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया है। एक बार हम संक्षिप्त में थोड़ा सा पढ़ेंगे, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा अंग्रेजों के आगमन। अंग्रेजों के आगमन से पहले अंग्रेजों की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। और यहाँ कौन था? हिंदुस्तान में अकबर का शासन चल रहा था। जो महारानी एलिजाबेथ थी, उसने 1600 में एक कंपनी बनाई। उस कंपनी को उसमें क्या थे? 24 सदस्यीय निर्देशन मंडल पे कंपनी चल रही थी, एक निजी कंपनी थी। ये भारत कब आई? 1608 में एक व्यक्ति भेजा गया था, कैप्टन हॉकिंस नाम का, जो जहांगीर के दरबार में था। उसने क्या ली? 1608 में क्या ली? परमिशन ली, कहा? सूरत में व्यापार करने की। लेकिन उससे सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री की शुरुआत कब हुई? 1608 से। लेकिन ये अनुमति मिली, उसके बाद ये अनुमति क्या रही? टल गई। ये अनुमति फिर से वापस ले ली गई। 1612 में फिर से अनुमति मिली और 1613 में इन्होंने क्या किया? 1613 ईस्वी में सूरत में, 1613 में क्या किया? सूरत में फैक्ट्री लगी। और इससे पहले 1611 में क्या था? 1608 में जब फैक्ट्री स्टार्ट हुई, उसके बाद बीच में क्या किया ना? मसूलीपट्टनम में अपना एक केंद्र लगाया व्यापार का, मसूलीपट्टनम में। उसके बाद जब हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस था, 3 वर्षों के लिए भारत में मुगल जहांगीर के दरबार में रहा। और उसके बाद 1615 में टॉमस रो नाम का एक व्यक्ति आता है। टॉमस रो क्या करता है? भारत में बहुत सारे क्या करता है? अपनी बहुत सारी फैक्ट्री लगवाता है और मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति लेता है। उसके बाद चंद्रगिरी के राजा से मद्रास इनको प्राप्त होता है। मद्रास में ये सेंट जॉर्ज की स्थापना करते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करते हैं 1639 में। उसके बाद इनको 1661 में मुंबई मिलता है दहेज में। 1661 में ब्रिटेन के राजा को मिलता है। जो कंपनी थी, कंपनी को 1668 में मिलता है 10 पाउंड किराए पे।
ठीक है, मात्र 10 पाउंड किराए पे उसे उगियार द्वारा क्या बनाया जाता है, एक शहर बनाया जाता है मुंबई। उसके बाद कहानी कहा जाती है 1708 में क्या होता है, वहां का क्या रहता है 1708 में नहीं 1770 में 1670 के आस 1670-71 में वो क्या करते हैं, बंगाल पे क्या करते हैं, मुगल सत्ता को क्या करते हैं, मुगल सत्ता पर आक्रमण करते हैं और वहां के मुगल जितने केंद्र थे उनमें लूटपाट करते हैं। औरंगजेब इनको कहां बता देता है, कोल्टा द्वीप। सर जॉर्ज चपनाक नाम का एक चरनाक नाम का एक जो व्यक्ति होता है वो माफी मांग के और 1.5 लाख का अपना जुर्माना देके वापस सारे केंद्र लेता है। और उसके बाद 1698 में क्या होता है, 3 गांव मिलते हैं। 1698 में क्या है, अजीज मुसान जो वहां का वो था सूबेदार था, उससे 3 गांव सुता नदी कालिकाता और गोविंदपुर, ये तीनों याद रहने बहुत इंपोर्टेंट है। इन 3 गांवों को मिलकर क्या 1700 में क्या किस चीज का निर्माण होता है, 1700 में फोर्ट विलियम कोलकाता का निर्माण। फोर्ट विलियम एक किला और कलकत्ता बोला जाता था, अभी कोलकाता बोला जाता, उस टाइम कलकत्ता, जो उस टाइम के नाम थे उन्हीं को हम पढ़ेंगे। कलकत्ता की स्थापना होती है सर जॉर्ज चौकमैन द्वारा। उसके बाद सन 1708 में क्या होता है, जब 1708 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहां का कौन बनता है, 1613 में कौन बनता है वहां का, फर्रुखशियर वहां का वो बनता है। फर्रुखशियर को क्या रहते हैं, सर एक मिशन आता है, उसमें कौन सा मिशन है, सरमन मिशन, जॉन सरमन मिशन आता है, जिसमें डॉक्टर कौन होता है, हैमिल्टन। हैमिल्टन क्या करता है, हैमिल्टन जो होता है वो फर्रुखशियर का इलाज करता है। फर्रुखशियर उसके बदले में क्या देता है, बंगाल में 300 वार्षिक कर में व्यापार की अनुमति और सूरत में 10,000 में वार्षिक कर में सूरत में व्यापार की अनुमति। और जो उनके मुंबई में उनकी मुद्रा छापी जाती थी, चांदी और तांबे के सिक्के, उनको पूरे भारतवर्ष में चलाने की अनुमति लेता है। और दूसरा, कलकत्ता में जमीन किराए पे लेने की अनुमति उसे प्राप्त हो जाती है। इसे कंपनी का ओम्स एक साहित्यकार थे, उनके द्वारा इसे क्या किया गया, कंपनी का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा गया है। इस प्रकार से क्या होता है, व्यापार अपना जो 3 जगह पर मद्रास, मुंबई और बंगाल में क्या है, व्यापार को फैला दिया। उसके बाद ये बंगाल से क्या करते हैं, भारत में राज भी करते हैं, भारत को धीरे धीरे गुलाम था। 1757 की पलाशी के युद्ध को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब अंग्रेजों के विस्तार में पढ़ेंगे, वहां पर हम इस चीज को पढ़ेंगे। बाकी जो चीज मैंने पढ़ाई या जो भी नोट्स पढ़ाए आपको, उसे नोट कर लिया करो, आप उसे समझा करो और कहानी के तौर पे इसे समझा करो। जैसे हमने पढ़ाया हर चीज को एक कहानी का, और जो नाम है उन नामों को याद रखा, जो भी महत्वपूर्ण नाम हमने यहाँ पर आज डिस्कस किए उनको याद रखो और उनको एक नोटबुक पे जरूर लिखते रहो। धीरे धीरे वो क्या रहता है, उसको रिवाइज करने के लिए सही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और लाभदायक लगे तो इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।